चलिए, तो हम लोग आपको स्क्रीन शो हो रही है ना? हम लोग प्लाज्मिड की बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए, प्लाज्मिड। तो हम लोग, जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्लाज्मिड के बारे में कि प्लाज्मिड क्या होता है, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा जो डीएनए, जो क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया के अंदर पाया, एक तो बैक्टीरिया का खुद का डीएनए होता है, ठीक है। उस डीएनए के अलावा, है ना, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब प्लाज्मिड का क्या काम है, ठीक है। द प्लाज्मिड आर नॉट कंसिडर्ड एज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया, however they give some extra advantage to the bacteria such as resistance to the सेल अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, जिनको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, इन प्लाज्मिड का काम बैक्टीरिया के ये जो एक्स्ट्रा जो प्लाज्मिड जो क्रोमोसोम होते हैं, ये बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए काम में नहीं आते हैं, यानी बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। बट ये किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, इनके कुछ एडवांटेज होते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया को दूसरे जो भी घातक पदार्थ होते हैं उनके प्रति, जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, उनके प्रति क्या होता है, इसको रेसिस्टेंस पावर मिलता है। प्लाज्मिड से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अगेंस्ट क्या होता है, उनको एक रेसिस्टेंस पावर मिलता है, ठीक है। तो ये स्पेशली काम होता है प्लाज्मिड का बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। और प्लाज्मिड क्या है बैक्टीरिया के अंदर, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जो बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड कहलाता है, ठीक है। और इनका वर्क क्या है, ये सर्वाइव के लिए आवश्यक नहीं होते हैं, बैक्टीरिया के जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते हैं। ये किसके लिए आवश्यक होते हैं, इनका जो एडवांटेज, इनका लाभ क्या है कि जो बैक्टीरिया के अंदर ये क्या करते हैं, एक रेसिस्टेंस, बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बनाते हैं दूसरे हानिकारक चीजों से, ठीक है। अब जैसे कुछ स्लाइड फीचर्स हैं प्लाज्मिड के जो हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि नंबर एंड साइज। तो क्या नंबर होता है बैक्टीरिया क्रोमोसोम का बैक्टीरिया के अंदर या प्लाज्मिड का, और उनका क्या साइज होता है, ठीक है। अब बैक्टीरियम कैन हैव नो प्लाज्मिड एट ऑल और हैव मेनी प्लाज्मिड और मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ प्लाज्मिड, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया के अंदर हम लोग देखते हैं, जो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर प्लाज्मिड होता है। कुछ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता है। तो कहने वाला होता है कि बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जिनमें होता है तो उसमें कितने हो सकते हैं, तो कम से कम 20 से लेकर 30 तक हो सकते हैं। एक बैक्टीरिया के अंदर 20 प्लाज्मिड से लेकर 30 प्लाज्मिड तक भी हो सकते हैं। और एक ही प्लाज्मिड की कई कॉपियां भी इसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, यूजुअली दे आर क्लोज्ड एंड सर्कुलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मिड आपने देखा होगा, मैंने आपको जब दिखाया था इसका मैंने आपको डायग्राम, तो ये आपने देखा होगा, ये सर्कुलर यानी गोलाकार होता है, ठीक है। जबकि कुछ में लीनियर होता है, यानी कुछ में रेखीय होता है, जैसे इसमें नाम दिया गया है बोरीलिया बर्डो बर्डोरफेरी, ठीक है ना। तो इस इस बैक्टीरिया की स्पीशीज में क्या होता है, जो बैक्टीरियल का जो जेनेटिक्स होता है, तो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, वो कैसा होता है, लीनियर रेखीय भाग में होता है, नहीं गोलाकार नहीं होता है ना, सर्कुलर नहीं होता है। कुछ में सर्कुलर होता है, और कुछ एक स्पीशीज ऐसी होती है जिसमें एग्जाम्पल दिया गया है बोरिलिया, जिसके अंदर कैसा होता है, लीनियर फॉर्म में होता है, यानी रेखीय सीधा रेखा के रूप में होता है, ठीक है। दिस साइज में बी वेरी फ्रॉम 1 kb टू 400 kb, ठीक है। केबी एक साइज को मापने की यूनिट बहुत है, बहुत छोटी साइज होती है ना, इसको मापने के लिए हम लोग केबी का यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 kb से लेके 400 kb इसका साइज हो सकता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है बैक्टीरिया का, प्लाज्मिड का, ठीक है। प्लाज्मिड मल्टीप्लाई इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम एंड आर इनहेरिटेड रेगुलरली बाय द डॉटर सेल, ठीक है। तो ये प्लाज्मिड जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, अपनी संख्या को अपने आप स्वतंत्र रूप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। या डॉटर सेल के माध्यम से भी ये अपनी संख्या को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस रेजिस्टेंस टू सेवरल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो किस काम में आते हैं, बच्चे के अंदर क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के लिए क्या करते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं, ठीक है। जैसे एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव प्लाज्मिड दैट गिव रेसिस्टेंस टू सेवरल एंटीबायोटिक्स सच एज केनामाइसिन, नियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोफेनिकोल, पेनिसिलिन एंड सल्फो सल्फोनेमाइड, ठीक है। तो सल्फोनामाइड जो होता है, इस प्रकार के ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, ये रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यानी जो इतने सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स होते हैं ना, एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं हमारे अंदर जाके, जो बाहर बाहर से जो घातक, जैसे अभी हम बात करें
कोविड-19 की हम लोग बात कर लेते हैं, तो हम लोग एंटीबायोटिक्स हमें, हाँ, हम लोग या हम जो हमको लगाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी बन जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से क्या होता है कि दूसरे फॉरेन जो हमारे अंदर कोई फॉरेन बॉडी आती है, तो उसके प्रति क्या होती है, ये रेसिस्टेंट होते हैं, यानी उनको उनके प्रति ये प्रतिरोधी होते हैं। वो बीमारी, जैसे मान लो कोई बीमारी का हमारे अंदर, कोई बीमारी की बॉडी हमारे अंदर प्रवेश करती है, तो इनके प्रति क्या होती है, ये रेसिस्टेंट होते हैं, यानी ये उसका प्रतिरोध करते हैं, ठीक है? तो ये प्लाज्मिड का काम होता है। प्लाज्मिड क्या करता है, एंटीबॉडीज को बनाता है और उसको रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है? दूसरा है प्लाज्मिड। सर यस। सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शॉट नहीं हो रही? ओह नो। नो नो सर। सर। बताना चाहिए ना बेटा, मुझे लग रहा कि अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर ना। मुझे लगा बस मुझे नहीं हो रही, तो मैंने तनु से पूछा था, तनु को भी नहीं हो रही थी। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए कोई बात नहीं, वो क्या मैंने थोड़ा सा इसको रिकॉर्डिंग किया है, तो इस वजह से शायद वो नहीं हो पा रहा होगा, मतलब मेरी मेहनत पानी में गई। कोई बात नहीं, अपन फिर से रिकॉर्डिंग कर लेंगे। चलिए, नाउ इज विजिबल, विजिबल है अभी? यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम। यस यस सर। सर। ओके, तो हम लोग प्लाज्मिड के बारे में बात कर रहे थे। तो प्लाज्मिड का हम लोग एक जीन कोड के रूप में भी हम लोग काम करते हैं। जीन कोड का मतलब कहता है जीन की कोडिंग होती है, अगर आगे आप पढ़ोगे जीन की कोडिंग होती है, और जीन कोडिंग करने में क्या होता है कि कुछ टॉक्सिन प्रोडक्शन करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है? कुछ क्या करते हैं, टॉक्सिन प्रोडक्शन करते हैं। सम बैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिन थ्रू द प्लाज्मिड जीन, ठीक है? अभी मैं आपको एक टेबल दिखाऊंगा जिसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, टॉक्सिन मतलब कुछ घातक पदार्थों का प्रोडक्शन करते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। हमारे लिए बेनिफिशियल कैसे होते हैं, जैसे वो दूसरी बीमारियों को रोकते हैं, ठीक है? और हमारे लिए हानिकारक कैसे होते हैं कि अगर वो हमारे लिए हानिकारक हो गए, हमारी बॉडी उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो हमारे लिए भी हानिकारक होता है। जैसे अभी वायरस हमारे अंदर आया, वो हमारे लिए हानिकारक होता है, ठीक है? तो कुछ बैक्टीरिया जैसे स्टेरिचिया कोली, ठीक है? तो इसके अंदर कौन सा ये कौन सा जीन, कौन सा टॉक्सिन प्रोडक्शन करता है ये बैक्टीरिया? तो इंटेरोटॉक्सिन ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है? वाइब्रियो कोलेरी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कोलेरेजिन नामक एक टॉक्सिन प्रोडक्शन करता है, ठीक है? एक स्टेफाइलोकोकस ओरी ओरियस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो एक्स एक्सो एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा एक क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी होता है, आपने नाम सुना होगा, टिटनेस वगैरह टिटेनी, ठीक है? तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी ये न्यूरोटॉक्सिन होता है, मतलब न्यूरोटॉक्सिन का ये प्रोडक्शन करता है। तो कुछ बैक्टीरिया का होता है कि टॉक्सिक प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है? प्लाज्मिड कैरी जीन फॉर रेसिस्टेंस सेंसिटिविटी टू हैवी मेटल्स सच एज, जो हमारे पास एल्यूमिनियम वगैरह होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार के कुछ एच जी और सी डी, ये कुछ प्रकार ये एक प्रकार के जो हैवी मेटल्स होते हैं, इनके प्रति या तो रेसिस्टेंस बैक्टीरिया प्रोडक्शन करता है प्लाज्मिड के थ्रू, या फिर हम बात करें कि इनके प्रति सेंसिटिविटी प्रोडक्शन, मतलब दोनों तरीके से ये बैक्टीरिया क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, ठीक है? मतलब उसके अगेंस्ट सेंसिटिविटी भी प्रोडक्शन करता है, कर सकता है, या उसके प्रति रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का मतलब होता है उससे प्रतिरोध होना, मतलब इन हेवी मेटल्स का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो इस प्रकार से भी ये जो बैक्टीरिया का जो प्लाज्मिड होता है, इस प्रकार से भी प्रोडक्शन करता है, रेसिस्टेंस प्रोडक्शन कर सकता है, या फिर उसके प्रति सेंसिटिविटी भी प्रोडक्शन करता है। सेंसिटिविटी प्रोडक्शन करेगा तो ये फिर इससे अफेक्ट होगा, और अगर सेंसिटिविटी प्रोडक्ट नहीं करेगा और अगर रेसिस्टेंस प्रोडक्शन करेगा, तो ये उसके प्रति क्या होगा, सहनशील हो जाएगा, फिर उसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और पड़ेगा भी तो ये, अगर उसका प्रभाव पड़ेगा भी तो ये क्या करेगा, उसको सहन कर लेगा, उससे इसको कोई हानि नहीं होगी, ठीक है? चलिए, प्लाज्मिड कैरी वायरुलेंट जीन। तो बैक्टीरिया, प्लाज्मिड क्या करता है बैक्टीरिया के अंदर, जीन जो वायरुलेंस जीन होते हैं, वायरुलेंस का मतलब क्या होता है, जो घातक जीन होते हैं, उनको क्या करता है, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ले जाने का काम भी करता है, क्योंकि ये जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है? तो कुछ जो हमारे पास वो होता है, प्लाज्मिड होता है, वो भी जीन को ट्रांसफर करता है, ठीक है? चलिए, तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। प्लाज्मिड जीन कोड फॉर डीएनए रिपेयर एंजाइम, ठीक है? तो प्लाज्मिड क्या करता है, जीन को कोड करता है। जीन को कोड करने में मतलब क्या होता है, उसकी कोडिंग करता है। कोडिंग करने में मतलब होता है कि उसको एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे कि क्या होता है, डीएनए को रिपेयर करता है, यानी डीएनए रिपेयरिंग एंजाइम बनते हैं, जिससे क्या होता है कि जैसे मान लो कभी अल्ट्रावायलेट रे की वजह से कुछ जीन जो होते हैं, है ना,
जो कुछ जीन होते हैं, एक मिनट, है ना, तो कुछ जीन होते हैं तो जो अल्ट्रावायलेट रेड से कुछ अगर डीएनए के अंदर कुछ वो हो रहा है, डैमेजिंग हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करता है, ये कोड करता है कि उस डीएनए को ये क्या करे, कुछ ऐसे एंजाइम प्रोडक्शन करता है प्लाज्मिड, जिससे कि वो डीएनए जो डैमेज हुआ है अल्ट्रावायलेट रेड से, वो क्या करे, फुलफिल हो जाए, क्या करे, फुलफिल हो जाए, यानी उसका जो डीएनए का जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो ये कौन कमांड करता है, ये प्लाज्मिड का काम है। प्लाज्मिड का काम क्या है कि जीन को कोड करता है, ठीक है, जिससे कि वो डीएनए को क्या करता है, रिप्लेस डीएनए को रिपेयर करता है, और रिपेयर करने के लिए कुछ एंजाइम का प्रोडक्शन करना पड़ता है, जो कोड, जिसके लिए कोडिंग कौन करता है, यानी कोड करने में होता है कि जो दिशा निर्देश देता है वो कौन देता है, प्लाज्मिड देता है, ठीक है। तो इस प्रकार होता है, प्लाज्मिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोलोनाइजेशन फैक्टर इन बैक्टीरिया। तो जो प्लाज्मिड होता है वो बैक्टीरिया के अंदर कॉलोनी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर के रूप में भी ये काम करता है, जिससे कि बैक्टीरिया आसानी से अपनी कॉलोनी को बनाता है, ठीक है। कोलोनाइजेशन इन बैक्टीरिया इज नेसेसरी फॉर देयर अटैचमेंट, ठीक है। तो ये कॉलोनी क्यों बनाते हैं, क्योंकि इससे बैक्टीरिया एक दूसरे से अटैच रह सके, ठीक है। एप्लीकेशन क्या होते हैं, अभी तो हमने इसके वो देख लिया, हम इसके एप्लीकेशन क्या क्या हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज अ वेक्टर के रूप में हम इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। प्लाज्मिड आर यूज्ड इन क्लोनिंग शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। तो हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में हम लोग क्या करते हैं, प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं, जिससे कि प्लाज्मिड क्या करता है, डीएनए की क्लोनिंग करता है। क्लोनिंग का मतलब होता है कि अपने ही उसी सेम डीएनए का डुप्लीकेशन करता है, जैसे मान लो व्यक्ति के अंदर कोई डीएनए प्रेजेंट है, तो डीएनए की कॉपी करने का काम कौन करता है, प्लाज्मिड करता है, ठीक है। एज अ वेक्टर ग्रुप में काम करता है, जिससे कि डीएनए की क्लोनिंग होती है। क्लोनिंग का मतलब होता है कि क्लोन क्लोन आपने पढ़ा होगा, क्लोन का मतलब क्या होता है कि अपने ही जैसी कोई भी चीज को बनाना, सिमिलर, सेम टू सेम, दूसरी कॉपी तैयार करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन, ठीक है। तो ये काम करता है प्लाज्मिड, तो एज अ वेक्टर ग्रुप में काम करता है। टू रिप्लीकेट प्रोटीन, ये क्या करता है, प्रोटीन को भी रेप्लीकेट करना, रेप्लीकेट करना मतलब उसकी कॉपी करना, उसको रेप्लीकेट रेप्लीकेट रिपीट करना, ठीक है। प्लाज्मिड कैन बी यूज्ड टू हैव प्रोटीन सच एज इंसुलिन टू कोड फॉर इंसुलिन इन लार्ज अमाउंट, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंसुलिन को कोड करता है, कोड करने का मतलब होता है इसको इसको कमांड देता है कि वो लार्ज अमाउंट में प्रोटीन को क्या करे, फॉर्मेशन करे, उसको बनाए, ठीक है। तो ये भी काम होता है प्लाज्मिड का। इसके अलावा जीन थेरेपी में काम होता है। जीन थेरेपी का मतलब क्या होता है कि एक जीन को निकाल के, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जीन ट्रांसफर करना, ठीक है। तो ऑटोमेटिक जीन ट्रांसफर होता है, ठीक है, या फिर हम अपने आप से जीन ट्रांसफर करते हैं, हम आर्टिफिशियल तरीके से जीन जीन ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मिड आर पॉपुलरली यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग जीन इनटू ह्यूमन सेल्स एज पार्ट ऑफ जीन थेरेपी, ठीक है। तो जीन थेरेपी हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया से सेल निकालते हैं, है ना, या बैक्टीरिया से हम लोग प्लाज्मिड निकालते हैं, तो प्लाज्मिड किस माध्यम से हम लोग करते हैं, प्लाज्मिड के रूप में हम लोग करते हैं, ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन सेल में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं जीन थेरेपी, ठीक है। अब ये तो हो गया प्लाज्मिड के बारे में। अब ईपीसोम्स भी एक बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया की जेनेटिक्स में आता है, ठीक है। तो हम लोग उसको देखते हैं ये क्या चीज होती है, ठीक है। द टर्म ईपीसोम्स वाज अनयूनिकेटेड बाय फ्रैंकोइज जेकब एंड एली वोलमैन इन 1950, ठीक है। तो जो ईपीसोम नाम जो वर्ड का जो टर्म है, ये नाम दिया है फ्रैंकस जेकस ने एंड वोलमैन ने 1958 के अंदर, ठीक है, ये नाम दिया। अब ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज बताने की जरूरत नहीं है। एक तो बैक्टीरियल की जेनेटिक्स में अभी आता है, दूसरा इसको पहले जो ये ईपोसोम था, इसको हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, यानी जब प्लाज्मिड की खोज या बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड को आइडेंटिफाई नहीं किया गया था, उसके पहले ईपीसोम को ही हम लोग प्लाज्मिड मानते थे, मतलब, ठीक है। प्रीवियसली इट वाज कंसीडर्ड सिनोनिम विद प्लाज्मिड, ठीक है, प्लाज्मिड के सिनोनिम के रूप में ये उपयोग किया जाता है, ठीक है। नाउ ईपीसोम इज specifically defined as a genetic element inside some bacterial cell, particularly the DNA sequence of some bacteriophage that can either replicate independently of the host or in association with the chromosome with which it gets integrated, ठीक है। तो अब क्या है कि जो अब इपिसोम को क्या किया है कि स्पेसिफिकली डिफाइन किया गया है किस रूप में, एक जेनेटिक एलिमेंट के रूप में बैक्टीरियोफेज या बैक्टीरियल सेल के अंदर, पर्टिकुलरली डीएनए सीक्वेंस के अंदर, कुछ बैक्टीरियोफेज के डीएनए सीक्वेंस के अंदर इसको हम लोगों ने स्पेशली एक जेनेटिक एलिमेंट के रूप में हम इसको स्टेब्लिश किया है,
जो क्या करता है, अपने जो होस्ट के थ्रू रेप्लिकेट करता है या इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है, जो उसके क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, दैट कैन आइदर रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द होस्ट in association or in association with the chromosome with which get integrated, या तो अपने आप स्वतंत्र रूप से होस्ट के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है या फिर क्रोमोसोम की सहायता से उसके इंटीग्रेशन से क्या करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स द एफ फैक्टर प्लाज्मिड देन that can code for cell transfer to other bacteria are called episome, ठीक है। अन्य शब्दों में हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो एफ फैक्टर प्लाज्मिड होता है, जो एफ फैक्टर प्लाज्मिड कौन सा होता है, एफ फैक्टर प्लाज्मिड कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर प्लाज्मिड होता है, ठीक है, उसको हम लोग उसमें दैट कैन कोड फॉर सेल ट्रांसफर, जो क्या करता है, जो एफ बैक्टीरिया होता है, आपको मैंने बताया कि जिसके पास प्लाज्मिड होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को कोड करता है। कोड करने का मतलब क्या होता है कि उसको कमांड देता है, यानी आप उसको या कमांड देता है, उसको या कमांड देता है, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको निर्देश देता है, ठीक है, किसके लिए, कि वो सेल ट्रांसफर करे टू अदर बैक्टीरिया, अन्य बैक्टीरिया में क्या करे। जो आप इसमें क्या होता है, आपने देखे होगा कंजुगेशन में क्या होता है, कि जो एफ फैक्टर वाला बैक्टीरिया होता है जिसके पास प्लाज्मिड होता है, वो क्या करता है, वो खुद पिलस पाइलस का निर्माण करता है ना, जिसके अंदर पीली, जिसको हम लोग बोलते हैं पीली बोलते हैं, पाइलस बोलते हैं, उसके थ्रू क्या करता है, कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है। जिसके पास प्लाज्मिड होता है वही कंजुगेशन ट्यूब का भी फॉर्मेशन करता है, और किसके थ्रू करता है, पाइलस। तो यहाँ पर एक चीज हमें और समझ में आती है कि पाइलस उसी बैक्टीरिया में होता है जिसके पास ए प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करता है, जो ए प्लाज्मिड होता है वो अपने आप को क्या करता है, कोड करता है, अपने आप को सेल्फ कोड करता है, ट्रांसफर टू अदर बैक्टीरिया आर कॉल्ड इपिसोम, ठीक है, तो उसको हम लोग इपिसोम बोलते हैं, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल विद इपिसोम्स आर कॉल्ड एच एफ आर सेल, ठीक है, मतलब जिस बैक्टीरिया के अंदर इपिसोम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एच एफ आर, एच एफ आर सेल बोलते हैं। अब एच एफ आर सेल का मतलब क्या होता है, एच का मतलब होता है हाई, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और आर का मतलब होता है रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस बैक्टीरिया के अंदर इपोसोम होता है वो क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन करता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन में मतलब आपस में पुनर्संयोजन होता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये था ना, हम जो पढ़ रहे हैं उसका नाम एक एक नाम वो भी बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, या बैक्टीरियल हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियल जेनेटिक्स या बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, तो हम कुछ भी इसको बोल सकते हैं। तो बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है रिकम्बाइन होना, ठीक है, वापस से पुनः संयोजित होना, ठीक है। तो ये एपिसोम का थोड़ा सा वर्क था, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्शन, ठीक है। अब ये भी एक इम्पोर्टेंट, मैं आपको बताया था कल के प्रीवियस चैप्टर में, मैंने आपको थोड़ा हल्का इसके बारे में बताया था, ट्रांसपोर्शन क्या होता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर जीन की जो क्लोनिंग होती है, जो जीन की जो सीक्वेंस होता है, उस जो बैक्टीरिया के अंदर जीनोम होता है, जीनोम के अंदर जीन का जो एक सीक्वेंस होता है वो एक क्रम में जमा होता है। अब क्या होता है कि इस क्रम में सडनली जो जीन होते हैं वो जंप कर जाते हैं और अपने क्रम को बदल लेते हैं, ठीक है। जो डीएनए का अंदर, अभी आप जब ज्यादा गहराई में जाओगे तो जब डीएनए के पढ़ोगे, डीएनए को पूरा पढ़ोगे, तो डीएनए के अंदर क्या होता है कि जो भी एलिमेंट, मतलब जो भी डीएनए का एक क्रम बना होता है, डीएनए सीक्वेंस जिसको डीएनए का एक सीक्वेंस बना होता है, ठीक है। तो अब उस सीक्वेंस में क्या होता है कि कुछ जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांसफर होके, मतलब जंप कर जाते हैं, जंप करके दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि बैक्टीरिया के जिसके अंदर क्या होता है कि जीन में कुछ परिवर्तन आ जाते हैं, और उन परिवर्तन की वजह से जो स्पीसीज होती है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है, या सडनली म्यूटेशन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या होता है, सडनली किसी भी स्पीसीज के अंदर कोई भी हेरिटेबल चेंज हो जाना सडनली, मतलब एक स्पीसीज से दूसरे स्पीसीज के बीच में, या उसी स्पीसीज के बीच में नॉर्मली स्टार्टिंग में नॉर्मली है, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाता है तो सडनली क्या होता है कि उसके जीन में कुछ चेंज हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि उसके कुछ अंगों में या फिर कुछ भागों में क्या होता है, सडनली चेंज हो जाता है, अपने आप में कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हो जाता है। तो और ये सडनली होता है, सडनली हेरिटेबल चेंज होता है। तो सडन हेरिटेबल चेंज को हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। और म्यूटेशन क्यों होता है, क्योंकि डीएनए का जो सीक्वेंस होता है, उस सीक्वेंस के कारण क्या होता है कि उस सीक्वेंस में जब कुछ कमी, मतलब उस सीक्वेंस में अगर कुछ बदलाव हो जाता है, और ये बदलाव कैसे होता है कि जो जीन होते हैं वो जंप करके अपनी जगह को बदल लेते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमोशन। ट्रांसमोशन का मतलब होता है कि जंप करना, कूदना। तो जो डीएनए सीक्वेंसिंग होती है उसमें किसी वजह से डीएनए अपना सीक्वेंस को चेंज कर लेता है, और जिस चेंज की वजह से उस स्पीसीज में कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है, या म्यूटेशन हो जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डीएनए का ट्रांसपोर्शन होना, या ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, अभी मैंने बिल्कुल आपको थ्योरेटिकली बताया है ना।
मैंने कंसेप्चुअल बताया, अब हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं तो जिससे आपको थोड़ा समझ में आता है कि ये क्या चीज है, ठीक है। ट्रांसपोर्शन और ट्रांसपोर्टेबल एलिमेंट is a DNA sequence that can jump to different location within a genome, ठीक है। तो देखो ट्रांसपोर्शन क्या है या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट क्या है, एक डीएनए सीक्वेंस है ना, दैट कैन जंप टू डिफरेंट लोकेशन, जो क्या करता है जंप करके डिफरेंट यानी दूसरी लोकेशन पर पहुंच जाता है विद इन जीनोम, एक जीनोम के अंदर, एक ही जीनोम के अंदर होता है, ठीक है। दो जीनोम के अंदर नहीं होता है, दो बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता है, ये एक सिंगल बैक्टीरिया के जीनोम के अंदर ही होता है, सिंगल जीनोम के अंदर विद इन जीनोम के अंदर ही होता है, यानी जीनोम के अंदर ही होता है, ठीक है। बस कुछ नहीं करता है, ये जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है, आपको बस कंसेप्चुअल ये ध्यान रखो कि जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है एक जीनोम के अंदर, जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, एक सीक्वेंस है, मैं आपने देखा होगा वो डबल हेलिक्स, जो वॉटसन एंड क्रिक का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, उसमें जो डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है ना, जो उसमें जो एजी और टीए जो है ना, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन, ये जो चार प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जो एक क्रम में जुड़े होते हैं, उस क्रम का बस सीक्वेंस चेंज हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं डीएनए सीक्वेंस। तो वो चेंज हो जाता है, उसकी वजह से डीएनए के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, डीएनए के अंदर चेंज होता है तो मतलब स्पीसीज के अंदर कुछ ना कुछ चेंज होता है, क्योंकि डीएनए क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है जो अनुवांशिक लक्षणों को ले जाता है, उसमें अगर कुछ चेंज होगा तो बैक्टीरिया या किसी भी स्पीसीज के अंदर कोई ना कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो बस यही है, यही ट्रांसपोर्शन है या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट, ठीक है। Although hence DNA sequence change their position, however, they are always present as integrated sequence within genome, ठीक है। जो डीएनए का जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट होता है एक सीक्वेंस में, ठीक है। और इस डीएनए के सीक्वेंस के अंदर या इसकी पोजीशन के अंदर चेंज होना ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्शन कहते हैं, ठीक है। Transpositions are considered to be very important in bacterial genetics as they lead to mutation by way of duplication of the same genetic material, ये क्या करते हैं, सेम जेनेटिक मटेरियल में क्या करते हैं, मतलब सेम जेनेटिक मटेरियल एंड सेम स्पीसीज में ये क्या करते हैं, म्यूटेशन को लीड करते हैं। अब म्यूटेशन को लीड करना मतलब कहीं ना कहीं उसकी जेनेटिक में परिवर्तन होना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्शन का, ठीक है। उससे क्या होता है कि उसकी जेनेटिक चेंज हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है। इसलिए इसको हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया का कुछ ना कुछ फॉर्म चेंज होता है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया के अंदर बदलाव होता है, तो ये बदलाव ट्रांसपोर्शन से भी हो रहा है ना। तो इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब म्यूटेशन अकर्स व्हेन देयर इज एनी जेनेटिक चेंज इन डीएनए और क्रोमोसोम। अब म्यूटेशन क्यों होता है, मैंने आपको पहले बताया म्यूटेशन क्यों होता है, कि अगर उसके जेनेटिक में कोई भी बदलाव होता है या उसके डीएनए में, अब जेनेटिक में बदलाव हो रहा है मतलब डीएनए में बदलाव हो रहा है ना, या उसके क्रोमोसोम में कोई बदलाव हो रहा है, डीएनए बदलेगा या क्रोमोसोम बदलेगा तभी कहीं ना कहीं जेनेटिक्स बदलेगी, और कहीं ना कहीं जेनेटिक्स बदलेगी तो कहीं ना कहीं इसके अंदर म्यूटेशन होगा, ठीक है। म्यूटेशन सडनली बदलेगा, ऐसे तो मतलब जो हमने पढ़े ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन, इनसे भी मतलब उसकी जेनेटिक्स चेंज होगी, पर वो एक वे है, उससे तो होता ही होता है। उसके अलावा अगर किसी चीज से होता है तो उसको हम लोग सडनली अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन in bacteria can also move from chromosome DNA to plasmid DNA and vice versa, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इस जो ट्रांसपोर्शन जो बैक्टीरिया के अंदर होता है वो also मूव फ्रॉम क्रोमोसोम डीएनए टू प्लाज्मिड डीएनए, मतलब जो क्रोमोसोम, क्योंकि प्लाज्मिड भी एक प्रकार का डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए, देखो बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए भी होते हैं और खुद का अपना डीएनए भी होता है, ठीक है। क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं और प्लाज्मिड मतलब जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसको हम लोग प्लाज्मिड बोलते हैं, तो दो प्रकार के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। तो इससे मतलब क्रोमोसोमल डीएनए से प्लाज्मिड डीएनए में या प्लाज्मिड डीएनए से क्रोमोसोम डीएनए में ये बदलाव होते रहता है, सीक्वेंस में चेंज होते रहता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्शन है व्यक्ति के अंदर, ठीक है। In this way, this transposition always lead to addition of gene, another types of mutation, ठीक है। तो इसमें में क्या होता है, this transposition also lead to addition of gene। इसमें क्या होता है कि इसमें जीन का एडिशन हो जाता है, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि क्रोमोसोमल डीएनए से प्लाज्मिक डीएनए के अंदर कुछ डीएनए जा रहा है, तो डीएनए के अंदर एडिशन हो जाता है, तो ये इसको लीड करता है, ठीक है। The transposition were first ever discovered by Barbara McClintock in 1914। तो ट्रांसपोर्शन को किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, तो बारबरा
मैकलिंटॉक ने 1940 में इसको डिस्कवर किया। तो आपको ध्यान रखना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसने इस ट्रांसपोर्शन को डिस्कवर किया फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो बारबरा मैकलिंटॉक ने किसको किया है, तो आपको ध्यान रखना है 1940 में, ठीक है। वाइल वर्किंग ऑन मैच जेनेटिक्स, मैच की जेनेटिक्स पर काम करते हुए इसने मैकलिंटॉक ने इसको नोटिस किया। द डिफरेंट कर्नल्स ऑफ कॉर्न डिस्प्ले डाइवर्स कलर्स इन द सेम नॉब, ठीक है। अब मैं आपको एक भुट्टा, मैंने आपको वैसे कल दिखाया था, ठीक है, मैंने आपको एक नॉब दिखाया था, नॉब का मतलब भुट्टा होता है, उसमें क्या हो रहा था, इस प्रकार का ट्रांसपोर्शन देखने को मिला था, ठीक है, जिसमें एक ही भुट्टे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर के बीज उसमें देखे, कॉर्न, कॉर्न मतलब क्या होता है, उसके दाने, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर की कॉर्न का उसने देखा। तो ये क्यों हुआ, क्यों, तो उसने जब इसका पूरा खोज करके कारण निकाला, तो उसने कारण ये पाया कि डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब, और जंपिंग जीन, मतलब जीन जंप करके उसके सीक्वेंस को चेंज कर रहा है, जिसकी वजह से दूसरे डिफरेंट डिफरेंट के कलर के दाने इसमें भुट्टे में आ रहा है, ठीक है। हर स्टडीज रिवील्ड दैट each corn kernel looked out different in color because it was genetically dissimilar, ठीक है। तो ये क्या था, जेनेटिकली डिसिमिलर था, ठीक है। मैकलिंटॉक एक्सप्लेन दैट द डिफरेंस कलर could only appear if the genes were not static but move or changing their place from one chromosome to another, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जेनेटिक चेंज नहीं हो रहा है, पर बैक्टीरिया का डीएनए के अंदर चेंज हो रहा है, मतलब उस वजह से ये सब चीज